ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, और उसके आत्मा संबंधी विचार, उसके कारणता संबंधी विचार, उसके सद्गुण देख लिया, उसके ईश्वर संबंधी विचारों को भी देख लिया है। थोड़ा सा इसका शिक्षा, हाँ अलग से क्वेश्चन आ सकता है, प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत। शिक्षा संबंधी सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत। तो देखो प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में ही अपने शिक्षा संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में अपने शिक्षा संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। देखो प्लेटो का यह कहना है कि मैं जो इतनी नैतिकता की बात कर रहा हूं, नैतिक होना चाहिए फलाना ढिकाना, ये नैतिकता आएगी कैसे? अभी पहले बता दिया कि नैतिकता को सिखाया जा सकता है, तो सिखाएंगे कैसे? तो अब वो कह रहा है कि नैतिकता की स्थापना किसके माध्यम से की जाएगी? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा ऐसी होगी जो व्यक्ति को नैतिक बनाएगी। शिक्षा ही वो मेन चीज होती है जो व्यक्ति में नैतिकता का विकास कर सकती है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर प्लेटो का जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत है, वो शिक्षा संबंधी सिद्धांत दरअसल क्या है? प्लेटो एक नैतिक समाज की स्थापना के लिए या मनुष्य को नैतिक बनाने के लिए अपने शिक्षा संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है अपनी किताब रिपब्लिक में। अब देखो प्लेटो क्या कह रहा है कि प्लेटो के पहले जो एथेंस था उसमें जो लोगों को शिक्षा दी जाती थी वो वही प्राचीन दार्शनिक उनके सोफिस्ट लोग हैं। सोफिस्ट लोगों की विचारधारा आप समझ ही गए होंगे कि वो तो क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का नॉलेज अलग अलग है और हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग है, हर व्यक्ति की नैतिकता अलग अलग है। तो इस स्थिति में एथेंस में क्या हो रहा था? एथेंस में अलग अलग ग्रुप बन गए थे। भाई भाई आपकी विचारधारा अलग है, आपके सुख अलग है, तो आपने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए थे और ये ग्रुप बनते बनते ऐसी स्थिति बन गई थी कि एथेंस का विभाजन जैसी स्थिति आ गई थी। तो अब यहां पर प्लेटो आता है और प्लेटो अपने शिक्षा संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है और शिक्षा संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत करके बताता है कि भैया शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को नैतिक बनाना, और व्यक्ति को नैतिक जैसे बनाओगे, पहले ही बता चुका है नैतिकता तो यूनिवर्सल होती है। तो जो आपका जो एथेंस टूट रहा है ना, ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम कॉमन एजुकेशन दे रहे हैं सबको। अब देखो यदि एजुकेशन कॉमन नहीं होगी तो दिक्कत क्या हो जाएगा? हर व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम क्या है, महान पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, तो महान पुरुषों के संदर्भ में उनका गांधी पढ़ रहे हैं, अंबेडकर पढ़ रहे हैं, या जो भी विचारक पढ़ रहे हैं, लगभग लगभग पूरा भारत इन्हीं को पढ़ता है। ऐसा थोड़ी कि नहीं कि उन्होंने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो केवल परशुराम को पढ़ेंगे, हम तो क्षत्रिय, हम केवल महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, पृथ्वीराज को पढ़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, नहीं, कॉमन। तो यहां पर जो प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत में यही स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति में नैतिकता है और व्यक्ति नैतिक होगा तो अपने आप देश में यूनिटी आएगी। मतलब देखो उसको देश की भी चिंता है शिक्षा के माध्यम से कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति में नैतिकता का विकास करे। व्यक्ति में नैतिकता का विकास करेगा तो देश अपने आप जुड़ेगा। व्यक्ति के अंदर या बच्चों के अंदर देश के प्रति एक त्याग की भावना को बढ़ाए, क्योंकि उसका यह कहना था कि जब यदि देश डेवलप नहीं करेगा, आपका देश सुरक्षित नहीं रहेगा, यदि व्यक्ति केवल अपने हित में भरेगा कि भाड़ में जाए देश, मैं तो अपना भला देखूं, तो यदि देश पर जब आक्रमण होगा तो तुम भी मारे जाओगे। तो तुम्हारी मजबूरी है कि देश बचाओ। भाई जिस घर में रह रहे हो तुम, उस घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम कहोगे हमें क्या मतलब घर, हमसे तो हम तो सुखी से रहें, एक दिन वो घर गिर जाएगा, दब के मर जाओगे। तो प्लेटो यही कह रहा है कि शिक्षा के माध्यम से हमको नैतिकता की स्थापना करनी है। अब वो अपने शिक्षा सिद्धांत को बहुत विस्तार से देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या है। तो देखो इस रूप में हम सीधे कह सकते हैं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य कह लो या विशेषताएं कह लो, बात एक ही है। उद्देश्य कह लो या विशेषताएं कह लो, आपको ऐसे ही लिखना है, उद्देश्य या विशेषताएं। तो पहला विशेषता उद्देश्य बोलती कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नैतिकता, नैतिकता की स्थापना। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश को आपस में जोड़े, देश को जोड़े, देश के प्रति लोगों को समर्पित करे, देश के प्रति लोगों में समर्पण की भावना पैदा करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे, श्रेष्ठ नागरिकों का
निर्माण करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे। अब श्रेष्ठ नागरिक कैसे? यदि नागरिक नैतिक होगा तो श्रेष्ठ होगा ना। श्रेष्ठ नागरिक तब बनेंगे जब हम उसको अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, उसके प्राचीन इतिहास के बारे में बताएंगे। वो व्यक्ति संविधान में आस्था रखे, संस्कृति उसके संविधान में आस्था रखे, तब जाके वो श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। तो शिक्षा यही करेगी, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करेगी। चौथी बात क्या कह रहे हैं? प्लेटो का यह कहना था कि जो शिक्षा है ये राज्य का प्रमुख सबसे मेन दायित्व होना चाहिए। राज्य का प्रमुख दायित्व होना चाहिए अच्छी शिक्षा देना। राज्य का प्रमुख दायित्व होना चाहिए अच्छी शिक्षा देना। मतलब देखो, ये राज्य का, अभी अपन राज्य संबंधी विचार भी पढ़ेंगे, राज्य का सबसे प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए, सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए कि अपने नागरिकों के अच्छे से अच्छी शिक्षा दे। क्यों? क्योंकि जब राज्य अच्छी शिक्षा देगा तभी श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, जब श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तभी देश विकास करेगा। तो शुरुआत राज्य से होगी। राज्य का प्राइमरी का फंक्शन होना चाहिए कि सभी नागरिकों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, अच्छी शिक्षा को व्यवस्था करना। प्लेटो निजी क्षेत्रों को शिक्षा में दूर रखने की बात करते हैं कि निजी क्षेत्रों के हाथों में शिक्षा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र तो लाभ के लिए कमाएंगे और उनको कोई मतलब नहीं है शिक्षा से। उनको क्या मतलब श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करने से? भाई निजी क्षेत्र हो जाएंगे, पता चला निजी क्षेत्र सिलेबस डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी मर्जी हम यही पढ़ाएंगे, हमारी मर्जी हम यही पढ़ाएंगे, फिर क्या कर लोगे? पूरे देश में कॉमन एजुकेशन होनी चाहिए ना, तब तो एकता की भावना विकसित होगी, क्योंकि हम जिनसे प्रेरणा ले रहे हैं वो एक से व्यक्ति होंगे। तो आप क्या बताने कि राज्य का प्रमुख दायित्व है और निजी शिक्षा से दूर रहने की बात कर रहे थे वो। जो पांचवी बात क्या कह रहे हैं कि आत्मा के गुणों के आधार पर शिक्षा दी नहीं जाएगी। आत्मा के गुणों के आधार पर, आत्मा के गुणों के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। अभी देखो आत्मा के गुण क्या है? वही है साहस, संयम और विजडम। जो आत्मा के तीन गुण, साहस, संयम और ज्ञान, या जिसको कह रहे हैं विवेक, विजडम। भाई मानव आत्मा में तीन गुण होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में इन गुणों का अनुपात अलग अलग होता है। किसी में विजडम का गुण ज्यादा होता है, किसी में संयम का गुण ज्यादा होता है, किसी में साहस का गुण ज्यादा होता है। तो भैया जिसमें साहस का गुण ज्यादा है उसको लड़ाई भिड़ाई की शिक्षा दो, उसमें करेज डेवलप करो, साहस करो, उसको सैनिक बनाओ। जिसमें विजडम का गुण ज्यादा है उसको ज्ञान, उसको उच्च शिक्षा दो, उसको ज्ञानी बनाओ, टीचर बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ, साइंटिस्ट, उसको वैसी शिक्षा दो, दार्शनिक बनाओ उसको। जिसमें संयम का गुण ज्यादा है, संयम करना जानता है वो, उसको उन्होंने कहा कि समाज में बताओ उससे कृषि करवाओ, क्योंकि कृषि के लिए संयम की जरूरत है, व्यापार करवाओ, व्यापार के लिए संयम की जरूरत है, नौकरी करवाओ, उससे साधारण काम कराओ, क्योंकि इनके लिए संयम की जरूरत होती है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आत्मा के गुणों के आधार पर शिक्षा, वही जो भारत में जैसे वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे ना कि जिस वर्ण का सदस्य हो उस वर्ण के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए, यहां पर वो कह रहा है कि आदमी में जिस प्रकार के गुण हो उस हिसाब से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर वो क्या कह रहा है? शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विवेक को विकसित करना है। विवेक, बच्चों में विवेक को जगाना है। शिक्षा बच्चों में विवेक को जगाएगी। विवेक को जगा देगी मतलब बच्चों को अच्छे और बुरे, क्या गलत है क्या सही है, इसका भान कराना है। उसको सिखाना सेकेंडरी है कि उसको गणित सिखाना, उसको व्याकरण का ज्ञान कराना, ये सेकेंडरी है। सबसे पहला और सबसे मेन तो क्या है? विवेक। क्योंकि यदि आपने बच्चे में विवेक को जागृत कर दिया तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ठीक है ना? और क्या बता रहे हैं शिक्षा की विशेषता कि हां, यहां पर प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कॉमन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा, दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की बात करी है। सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों शिक्षा की बात करी है। बस यही शिक्षा की विशेषता और शिक्षा के उद्देश्य में आप यही बताओगे। फिर बताएंगे कि इनके शिक्षा सिद्धांत में कैसी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, या प्लेटो का शिक्षा कार्यक्रम क्या है। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने अलग अलग शिक्षा दी है। पहला शिक्षा कार्यक्रम है उनका जो शुरू हो रहा है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को
कैसी शिक्षा दी जाए? तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हमको कहानी एवं काल्पनिक कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। कहानी एवं काल्पनिक कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। हम बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़वा रहे हो, एक हाइपोथेटिकल कहानी, उससे उसको कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि लालच बुरी बला है या ऐसा है, तो कहानी एवं काल्पनिक कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसी स्टेज में व्यक्ति के अंदर हमको क्या है, आदर्श को विकसित करना। भाई यही तो आप उसको समझा रहे हो कि लालच बुरी बला है, किसी के मारना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसे आदर्श इसी स्थिति में हमको डेवलप करना चाहिए। ठीक है ना? अच्छी अच्छी कहानी, मतलब डरावनी कहानी इस स्टेज में सुनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी स्थिति है 6 से 18 वर्ष तक। 6 से 18 वर्ष, इसमें क्या है, शिक्षा का मुख्य माध्यम संगीत, व्यायाम और साहित्य। संगीत, व्यायाम और साहित्य, ठीक है ना? ये देखो, संगीत, व्यायाम, साहित्य तीनों का अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि संगीत और व्यायाम के माध्यम से ही बच्चे में दूसरे के प्रति रुझान पैदा किया जा सकता है। संगीत से कहते हैं कि हारमोनी आती है, जैसे संगीत है ना, संगीत में सारे वाद्य यंत्र सही बजते हैं तब संगीत मधुर सुनाई देता है। यदि एक में भी कुछ गड़बड़ी हो गया, आगे पीछे हो गया, तो बेसुरा हो जाता है। तो कहते हैं कि बच्चे में हारमोनी डेवलप करना, सामंजस्य करना, उसको सिखाना है, तो उसको संगीत सिखाना बहुत जरूरी है। व्यायाम, फिजिकल एजुकेशन जरूरी है, और साहित्य, अपना जो भी लिटरेचर होगा उसको पढ़ाना अनिवार्य है। फिर वो तीसरे स्तर में कह रहे हैं 18 से 20 वर्ष। 18 से 20 वर्ष तक के बच्चे को, इसमें कह रहे हैं कि इस आयु में शिक्षा मुख्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है ना? और वो क्या कह रहे हैं कि 18 से 20 वर्ष की आयु में ही हमको प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करके उच्च शिक्षा में कौन कौन जा सकता है ये डिसाइड करना चाहिए। हर व्यक्ति को उच्च शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जिसमें विजडम वाला, जिसकी आत्मा में विवेक, विजडम का गुण ज्यादा हो, उसके लिए एक पेपर लो, विजडम वाला व्यक्ति उसको क्रैक कर लेगा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, और बाकी सबको यहीं सेटल कर दो, ठीक है? फिर चौथा, 20 से 30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति को गणित, दर्शन एवं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए। गणित, दर्शन और ज्योतिष, मैथ्स पढ़ा, फिलोसफी पढ़ा और ज्योतिष। यहां पे ज्योतिष का मतलब ये वाला ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष के दो हिस्से होते हैं, एक होता फलित ज्योतिष और एक होता गणित ज्योतिष। फलित ज्योतिष है ये जो तुमको दिखा रहा है कि ये अंगूठी पहन लो, वो पहन लो, ये नहीं सिखाने की कह रहा। गणित ज्योतिष, गणित ज्योतिष के माध्यम से डिसाइड करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये शिक्षा देने की बात कर रहे हैं ज्योतिष में। गणित ज्योतिष है ये। फिर पांचवी स्टेज है 30 से 35। इस कह रहे हैं इस स्टेज में फिर से पेपर लो, और जो व्यक्ति पारंगत हो जाए उससे द्वंदात्मक शिक्षा दी जाए। द्वंदात्मक शिक्षा दी जाए, द्वंदात्मक, वही आर्गुमेंट कर सके वो, द्वंदात्मक शिक्षा दी जाए। और फिर है 50 वर्ष से ऊपर वाला, 50 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक वाले के व्यक्ति को प्रायोगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रायोगिक शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसको शासक बनाना, शासक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस स्थिति के बाद ही व्यक्ति को शासन सौंपा जाना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो, ये इस टाइप से प्लेटो ने अपनी शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। तो आप प्लेटो के शिक्षा विचार में पहले उसकी शिक्षा के उद्देश्य या विशेषताओं को बताएंगे, फिर शिक्षा कार्यक्रम को बताएंगे, और अंत में थोड़ी सी उसकी आलोचना कर देंगे। आलोचना, आलोचना। तो देखो, पहली आलोचना की गई है कि इसने उत्पादक वर्गों की शिक्षा,
इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। भाई किसान खेती कर रहा है तो वो उत्पादक वर्ग में शामिल है, तो वो कोई एजुकेशन का हिस्सा ही नहीं। आप उसको संगीत है, व्यायाम है, तर्क शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है और पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हो, लेकिन उत्पादन की कहीं कोई शिक्षा नहीं है, क्योंकि उत्पादक ही नहीं होगा तो समाज तो चलेगा ही नहीं। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म किया गया है। दूसरी बात है, इसके पाठ्यक्रम में गणित को अत्यधिक महत्व दिया गया है। गणित को अधिक महत्व और साहित्य को कम महत्व दिया गया है। साहित्य को कम महत्व दिया गया है या साहित्य की उपेक्षा किया गया है। तीसरा, इसका शिक्षा कार्यक्रम बहुत लंबा है। देखो 50 साल तक शिक्षा दे रहा है, बहुत लंबा है। चौथा, इसकी शिक्षा व्यक्ति के विकास की बजाय राज्य के विकास पर जोर देती है। व्यक्ति के बजाय राज्य के विकास पर जोर देती है। राज्य के विकास पर अधिक जोर देती है। और कुछ लोगों ने एक और आलोचना कर दी है कि स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा की बात कर दी है। क्या कह रहे हैं लोग कि स्त्री और पुरुष के गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि प्लेटो उन दोनों को एक सी शिक्षा देने की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो ये उसकी कुछ आलोचनाएं हैं। बाकी महत्व तो यही है कि भाई प्लेटो शिक्षा पर इत्याधिक जोर दे रहा है, राज्य की जिम्मेदारी बता रहा है, स्त्री पुरुष को समान शिक्षा देने की बात कर रहा है। तो ये प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार हो गए। ठीक है ना। बाकी इसमें वो अपन कल देखेंगे।